हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ नया टॉपिक। और वो ये नया टॉपिक जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी पावर पर बेस्ड है पीरियडों में। और क्वेश्चन नंबर 1.118 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले टॉपिक में अब कॉरियोलिस फोर्स आना शुरू हो गया था जो जेई के सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो मेरा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ कॉरियोलिस फोर्स में, तो अगर कभी मौका लगा तो मैं उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन पहले अपन जेई एडवांस के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.118 इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अ पार्टिकल हैज शिफ्टेड अलोंग सम ट्रेजेक्टरी इन द प्लेन xy फ्रॉम पॉइंट 1 whose radius vector r1 equals to itna to point 2 with the radius vector r2 equals to itna. During that time the particle experienced the action of certain forces, one of which being itna. Find the work performed by the force F. सबसे पहली बात बच्चों, फोर्स कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें 3i कैप प्लस 4j कैप कांस्टेंट फोर्स है। और कांस्टेंट फोर्स की खास बात पता है बच्चों क्या होती है? कांस्टेंट फोर्स की खास बात यह है कि इसका अगर वर्क निकालना है तो F डॉट डी आर में चूंकि फोर्स कांस्टेंट है हम सीधा कह सकते हैं F डॉट डेल्टा आर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ट्राजेक्टरी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सीधा सीधा बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट डेल्टा आर मतलब r2 माइनस r1, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, ये r1 है। अब देखते हैं यहाँ से वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट ये वैल्यू कितनी आई, 2i कैप माइनस आई कैप कितना बचा, माइनस आई कैप। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 3j कैप माइनस 2j कैप, ये कितना आया बच्चों, ये आया माइनस 5j कैप। ठीक, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, आई कैप का आई कैप के साथ 3 और जे कैप का जे कैप के साथ माइनस 5 इंटू 4 कितना हुआ बच्चों, 20। तो माइनस 17 जूल इज द आंसर। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन है रोडो का और इसका आंसर भी सिंपल सा माइनस 17 जूल। आप क्या मतलब इसमें बस इस बात का ध्यान, सिंपल तभी है जब आपको ये पता हो कि कांस्टेंट फोर्स के केस में पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई बार लोग इसको अनजाने में ऐसे ही यूं ही कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कोइंसिडेंटली उनसे क्वेश्चन हुआ है, मतलब उन छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान देना चाहिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो ये था क्वेश्चन बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब वर्क एनर्जी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, वर्क एनर्जी पावर की। तो सोल्यूशन जिसको भी देखने एक एक करके मैं उसी तरीके से क्वेश्चंस के सोल्यूशन देता जाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में कोई स्पेशल रिक्वेस्ट अगर आप चाहते हैं करना तो वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। तो a locomotive of mass m starts moving so that its velocity varies according to the law v equals to, ये है velocity, a constant है, s distance covered है। Find the total work performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first t seconds after the beginning of motion। तो स्टार्टिंग के t सेकेंड में कितना वर्क हो जाएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्यों मजेदार है? क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट टी सेकेंड में आपसे क्या पूछा गया है, बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, एक पार्टिकल के लिए अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क तो नहीं होगा, किसका होगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क। और वो सारे फोर्स का वर्क जो है वो इस इक्वेशन को से वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो सही मामले में देखा जाए तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 की अगर बात करें कि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल करके गुरुजी सीधा सीधा F डॉट ds लगा दें,
उससे काम चल जाएगा? मैं कहा उससे भी चल जाएगा। कि चलिए देखते हैं काम कैसा चलता है। मैं कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इन दोनों मेथड को लगाने के पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, या यूं कहें कि टी टाइम बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यहाँ पर यही देखना पड़ेगा, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए क्योंकि टी टाइम बाद पूछ रहा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए, लेकिन वो टाइम पर डिपेंडेंट चाहिए क्योंकि टी सेकेंड बाद पूछा गया। तो कुल मिलाकर के वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए या एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूँ। वो ये, इसका स्क्वायर कर दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एस, और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आप पाएंगे 2v dv by dt equals to a square constant है ds by dt, and the ds by dt is speed। तो इंटरेस्टिंग बात है कि dv by dt मतलब एक्सीलरेशन, जिसको मैं मान लेता हूँ w से डिनोट करता हूँ, a स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। और एक्सीलरेशन अगर a स्क्वायर बाई 2 आ गया बच्चों, तो क्या आप t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये बता पाएंगे क्या? कितना फोर्स लग रहा है ये बता पाएंगे क्या? एक्सीलरेशन पता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एम डी वी बाई डी टी। अरे होगी ना यार। तो कितना फोर्स आ गया? एम ए स्क्वायर बाई 2। ये फोर्स आ गया। वर्क पूछा है ना भाई, वर्क पूछने के लिए क्या करना है? डिस्प्लेस एम ए स्क्वायर बाई 2 क्या फोर्स कांस्टेंट है? कि हाँ कांस्टेंट है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है बच्चों, तो सीधा सीधा वर्क कैसे निकाल सकते हैं? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ याद है क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, देख लीजिए, जब एस 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए एक्सीलरेशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन? डब्ल्यू टी स्क्वायर। जरा ये वैल्यूज डाल देता हूँ। एफ की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ एम ए स्क्वायर बाई 2। क्या मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल चुका हूँ? ए स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों? हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 8। मेथड नंबर 1 ये है M1। अब M2 सुनिएगा जरा। M2 इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ए टी। तो डब्ल्यू ए मतलब डब्ल्यू स्क्वायर टी स्क्वायर। मैं यहाँ पर ए इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ए कॉन्स्टेंट लिया गया अलग से, वो एक्सीलेशन नहीं है। अब एक्सीलेशन की वैल्यू डाल दीजिए और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एम डब्ल्यू की वैल्यू बोलिए, ए स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो ना यार। तो ए स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, मतलब फिर से 1/8 एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये है आंसर, और ये था क्वेश्चन। दोनों मेथड से आप सोच सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा था, थोड़ा मैथमेटिकल था, मैनिपुलेटिव था, और कैलकुलेशन वगैरह करने थे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।